हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार का 2 दिवसीय दौरा करने के दौरान कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। उन्होंने दास्तान रोहनाथ नाटक का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में 165 साल पहले जो रोहनाथ गांव का योगदान रहा उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि रोहनाथ गांव में एक ट्रस्ट बनाई गई है जिसमें 1 करोड़ रुपए डाले गए हैं जो गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हिसार एयरपोर्ट पर रनवे बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट पर रनवे बनाने का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद फ्लाइट का शेड्यूल तैयार होगा। एयरपोर्ट पर पायलट का प्रशिक्षण, एरोनॉटिक्स के प्रोजेक्ट के अलावा डिफेंस के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। एयरपोर्ट का तो अभी काम आपको पता है अंडर कंस्ट्रक्शन ही है एक प्रकार का। जो रनवे बन रहे हैं उसके रनवे बनने के बाद कुछ समय के बाद बड़ी फ्लाइट्स वहाँ उतरना शुरू होंगी और फिर डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उसका जो शेड्यूल बनेगा वह आपके सामने आएगा। लेकिन लगातार काम जो जारी है, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। मैं समझता हूँ जल्दी ही वो काम पूरा होगा और वहाँ पर आसपास जो और इंडस्ट्री है, एरोनॉटिक्स से जुड़ा हुआ जितना भी प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ लाए जाएंगे। पायलट्स की ट्रेनिंग ये भी यहाँ शुरू की जाएगी और डिफेंस के जो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ लाए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक हिसार का एक मानचित्र यानी एयर मानचित्र के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार की गुरु जंबेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पिछले दिनों विधानसभा में पेश किए गए हरियाणा के आम बजट से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कहा कि यह डायमंड बजट है जिसमें गुणात्मक वृद्धि पर जोर दिया गया है। इसमें समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत विकास और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया। यह पहली बार है कि मंत्रियों, अर्थशास्त्रियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ साथ अन्य हितधारकों के साथ बैठक करके बजट तैयार किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट पेश करने से पूर्व 8 बैठकें कर 550 लोगों से इस संबंध में सुझाव लिए गए और चर्चा की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी राज्य का बजट कुछ तय पैरामीटर पर बनाया जाता है, जैसे कि उस राज्य का कितना घाटा है, कितना खर्च किया गया है और कितना ऋण लिया गया है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो इस विषय में अपनी जानकारी ज्ञान रखते हैं उन सबकी प्रतिभागिता, उनसे चर्चा करना और चर्चा करने के बाद फिर उसमें जितने सुझाव ये काम के होते हैं उन सबको और समाहित करते हुए बजट को तैयार करना। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी नई बात, कोई भी अच्छी बात ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर सरकार में बैठे हैं, मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं या बहुत ही जो ज्ञाता हैं, अर्थशास्त्री हैं, केवल वही सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सामान्य कार्यकर्ता भी, सामान्य व्यक्ति भी कई बार अच्छी बात सोच लेता है और उन अच्छी बातों को समाहित करने में उसका उपयोग होता है। अब बजट की विशेषता है। बजट 3 विषय बजट के रखने के समय हमारे सामने होते हैं। एक होता है उसके जो पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर माने कितने % हमारा घाटा रहना चाहिए, कितने % हमारे किस मद में कितना खर्च होना चाहिए, कितना हमको ऋण लेना चाहिए और उस बजट को जिसमें पैरामीटर्स के अंदर कुछ पैरामीटर तय होते हैं, रिजर्व बैंक तय करता है, भारत सरकार तय करती है, तो पैरामीटर्स तय होते हैं। उसके अंदर अगर बजट बनता है तो बजट को बढ़िया कहा जाता है। और अगर उन पैरामीटर्स को कोई संगठन तोड़ देता है, कोई सरकार तोड़ देती है, तो उस बजट को कमजोर बजट या मजबूरी में बनाया गया बजट ये कहा जाता है। गुणात्मक वृद्धि का एक पैमाना हमने सामने रखा और समाज को एक दिशा देने वाला, व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला। तो ऐसी चीजें जो मैं जिसको मोटे मोटे तौर पर बता सकता हूं, जैसे कृषि हमारा जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, जिसके अंदर हमको अन्न की बड़ी आवश्यकता थी, लोग भूखे ना रहें, हर एक के पेट में अन्न जाए,
मात्रा पर जोर दिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसके ऊपर जोर लगाया। अनाज बढ़ गया। आज अनाज इतना हो गया कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं, भंडारों के अंदर गल रहा, सड़ रहा है। वहीं पर ध्यान में क्या आया कि इस केमिकल के प्रयोग के कारण से जो अनाज है उसमें भी विष पैदा हो गया है और उस अनाज को खाने के बाद बीमारियां वो घर कर गई है। कैंसर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, कितनी बीमारियां शरीरों में लग गई हैं। ये हमारा जो ग्राफ है ये बढ़ गया है बीमारियों का। खोजबीन चली, रिसर्च हुए और रिसर्च में से आया कि इस अन्न में पैदा करने में हमको परंपरागत व्यवस्थाओं पर जाना होगा। बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, खूब फर्जी डिग्रियों का बाजार लगा हुआ है। हालांकि मुझे संतोष इस बात का कि हरियाणा में वो नहीं चल रहा है। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए आज हमारे सरकारी स्कूलों में सामान्यतः जो गरीब परिवार का बालक है, अब उसके पास पढ़ाने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए वही सरकारी स्कूलों में भेजता। थोड़ा ठीक ठाक परिवार हो तो सब प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। साफ अंतर है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचा है। इसको कैसे ऊंचा उठाया जाए, तो एक नई कैटेगरी स्कूलों की शुरू की है, वो है मॉडल संस्कृति स्कूल। अब ये मॉडल संस्कृति स्कूल पहली बार हमने खोले हैं। 500 मॉडल संस्कृति स्कूल इस बार खुल जाएंगे और इसका प्रयोग करने के बाद आगे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। बल्कि जो अभी तक 138 स्कूल खुले हैं उसमें जितनी सीटें हैं उससे डबल संख्या हो गई है। कुल जो 5 ऐसे बिंदु, जिसको मैं वज्र मॉडल, डायमंड मॉडल की बात कर रहा था, उन्हें 5 बिंदु सामने रखे। मैं उनकी 5 की चर्चा करता हूं। पहला उसमें समर्थ हरियाणा। समर्थ हरियाणा किस प्रकार से कि हमारे यहां जो सूचना का तंत्र है पहले बहुत कमजोर था। उस कमजोर तंत्र के कारण से कोई भी चीज कहां हो गई, सरकार को तो कई बार दिनों दिन, महीनों महीने बीत जाते थे तब मिलता था। तो एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी के ऊपर हमने जोर लगाया है कि इस आईटी के सिस्टम ज्यादा बढ़ाए जाए। कई परिवारों के रोजगार देंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। मुफ्त देने में तो सब देते रहो। अरे भाई, लोगों की इनकम बढ़ाओ, उसमें मदद करो, कितनी करनी है। हमने कहा कि जिसकी 1 लाख से इनकम पहले, जिसकी कम है पहले वो बुलाएंगे। अभी तक 2 राउंड कैंपों के लगे हैं, आपको जानकारी होगी। लगभग 250 से ऊपर कैंप लग चुके हैं और 1,80,000 लोगों ने अभी तक उसमें अटेंड किया है। 2.5 लाख लोग बुलाए थे, 1,80,000 आए हैं। उस 180 में से भी आधे लगभग ऐसे हैं जिनके फार्म स्वीकार हो गए हैं डिपार्टमेंट्स में, बैंकों में, जिनको लोन मिल जाएगा, जो वहां काम कर लेंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध से भारी तबाही हुई है, लाखों लोग बेघर हो गए। तो अब रूस ने यूक्रेन के अस्पतालों और शेल्टर होम्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस युद्ध पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी है। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने युद्ध को लेकर बयान दिया। अनिल विज ने कहा कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, मसले हमेशा बातचीत से हल होते हैं। लेकिन अगर युद्ध होना है तो आम आदमी पर हमला नहीं होना चाहिए, अस्पताल पर, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। इसके लिए यूएनओ और वर्ल्ड फोरम को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, मसले हमेशा बातचीत से हल हुआ करते हैं। परंतु अगर युद्ध होना भी है तो आम आदमी के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, अस्पतालों पर हमले नहीं होने चाहिए, शेल्टर होम्स पर हमले नहीं होने चाहिए। और ये दायित्व युद्धरत देशों की होती है, जो भी देश युद्ध में शामिल हैं। और अगर इनका उल्लंघन होता है तो WHO को और वर्ल्ड कम्युनिटी को अपना भूमिका अदा करनी चाहिए और आम आदमी की। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस हमलावर दिख रही है। इसी कड़ी में आज हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज देश की जनता कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है।
वहीं बीजेपी सरकार की तरफ से ईंटों पर जीएसटी की दर पर 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला लोगों के घर बनाने के सपने को साकार होने में मुश्किल पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता के साथ अच्छे दिन का वादा कर विश्वासघात किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के इंदिरा गांधी सभागार से बीड़ में बनाए जा रहे बाल सुधार गृह के समेकित परिसर और लघु सचिवालय परिसर में बनाए जा रहे 4000 यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ ही वीवीपैट वेयरहाउस की आधारशिला रखी। इसके अलावा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित किए जा रहे 33 केवी सब स्टेशन को आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में से एक है। विश्वविद्यालय परिसर में लगाई गई कृषि विश्वविद्यालय एक दृष्टि में प्रदर्शनी ग्रामीण क्षेत्रों के जनजीवन और युवा पीढ़ी को निश्चित रूप से प्रेरणा देगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों को लेकर उपायुक्तों के साथ विजन डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह विजन डॉक्यूमेंट ऐसा हो जिसमें अपने जिले के कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए सूची बनाई जाए। इसमें लघु अवधि से लेकर दीर्घ अवधि तक पूरे होने वाले कार्य शामिल हों। बैठक में अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का विचार उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से आया, जब वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर तरीके बताए। चरखी दादरी में जन आंदोलन समिति के नेतृत्व में संगठनों के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे। इस अवसर पर शिविर व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में दादरी से विधायक और सांगवान खाप प्रधान सोमवीर सांगवान पहुंचे। सांगवान ने बताया कि शिविर व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार से कई बार मांग की। सरकार ने अमृत स्कीम के तहत व्यवस्था को ठीक करने के लिए बजट जारी किया है और 1 साल के अंदर शिविर व्यवस्था का स्थायी समाधान हो जाएगा। वहीं सांगवान ने बताया कि दादरी में जहां भी सीवर का पानी जमा है उसका स्थायी रूप से 5 दिन में समाधान किया जाएगा। मेरे ज़्यादा कौन जानता है, मैं तो यहीं पढ़ा यहीं रहा हूँ। दादरी की सारी समस्या का समाधान परमानेंट सीवरेज का, पीने का पानी का, रेन वाटर का सभी के समाधान है। तो एमरेट टू स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा लगेगा बड़े शहरों की तरह पर दादरी का काम होगा जब इसका समाधान। अब तक बगैर प्लानिंग का सारा सिस्टम था, न बिजली न पानी न सीवर न पीने का पानी कुछ नहीं, वैसे ही था और जितना विकास होना चाहिए था वो है नहीं। अब कोशिश करेंगे, सरकार का समर्थन करें, सरकार के साथ है तो इस दादरी का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज स्टेडियम जो भी दादरी की मूलभूत समस्याएं हैं, कमी है, उनको पूरा करेंगे। पैसा आया हुआ है 1500 करोड़ रुपया, उसमें शुरुआत कब कितना जल्दी चेकअप होता है क्या होता है। यह कार्यक्रम सीवरेज पानी को लेकर और पीने को पानी को लेकर किया था। गत 9 महीने से ये आंदोलन समिति सक्रिय है और शहर में गंदा पानी की पूरा शहर सीवरेज से बदहाल व्यवस्था में जी रहा है। आज अगर देखें तो मेन बाज़ार में, पुराने बस स्टैंड पे, चरखी दरवाज़ा, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, सभी मुख्य स्थानों पर पानी भरा हुआ है, लेकिन सरकार व प्रशासन किसी प्रकार का कार्य इस व्यवस्था को सुधारने में नहीं कर रही। आज इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक सोमवीर जी सांगवान भी आए थे। सोमवीर जी सांगवान उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम इस कार्य को सुचारू रूप से करवाएंगे। इस सीवर पानी की व्यवस्था के लिए आंदोलन दादरी की जनता लगातार कर रही थी। उस कड़ी में आज जो शहर का पूरा हाल है उसमें आज सारे शहर के साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए थे। उन्होंने यहाँ स्थानीय विधायक जो आज बीजेपी का समर्थक भी है वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने 5 दिन का आश्वासन दिया है कि पानी 5 दिन मिला। अगर बाद भी पानी मिलता है तो हमने 11 तारीख को रोहतक चौक जो सबसे बड़ा चौक परशुराम चौक नाम जाना है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अंबाला में पुलिस ने एसपी जश्नदीप रंधावा की अगुवाई में नशा तस्करों के खिलाफ खास मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके तहत बड़ी संख्या में अभी तक नशा करने और बेचने वालों पर केस दर्ज हो चुके हैं। इसके बावजूद नशेड़ियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में एक युवक को नशा बेचने से रोकना महंगा पड़ गया, जिसकी कीमत उसने अपने सर पर गंभीर चोटें खाकर चुकाई। इस मामले में चौकी प्रभारी रेशम ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पल्सर मोटरसाइकिल पे ब्लैक कलर की और लंबे लंबे बाल थे उसके, नियर अबाउट वो 25-26 साल की उसकी उम्र होगी लड़के की। वो मैंने भी उसको 1-2 बार पहले देखा और उसको मना किया, और रात भी मैंने उसको टोका भी, यार ये जो चिट्टा वगैरह है तो हमारे एरिया में ना बेच, तुमने रुकना तो है नहीं, पर हमारे एरिया में ना बेच। वो कहता मेरे को पुलिस नहीं रोक पाई तो तुमको कैसे रोक लोगे मेरे को, हमारी तो सेटिंग है। चलो वो इतनी बार लोगों जो वही वो चला गया वहाँ से। मैं और मेरा दोस्त वैभव कार में बैठ के अभी सिर्फ जिट रोड पर चढ़े ही वाले थे, वो 8-10 आदमी लेके दोस्तों को मोटरसाइकिल और एक्टिवा वगैरह पे आते ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। बड़े बड़े पत्थर थे, रॉड थी, सर में मारा, मेरे 1-2 पत्थर लगा। उसके बाद उन्होंने मेरे को कितना मारा मेरे को नहीं पता लगा। जी, रात करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि केबी एजेंसी के पास झगड़ा हो रहा है। जो मौके पर पुलिस पहुंची और वहाँ पे कार शीशे वगैरह टूटी हुई थी और तरसेम सैनी जो वहाँ पर मिला उसके चोटें लगी हुई थी। इसके साथ इसका साथी था एक, जिसने बताया कि हमारे को एक मोटरसाइकिल चालक ने चोटें मारी हैं, जो इसका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रात इसने कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी और ये चला गया था ऐसे ही, और अभी आके इसने दरख्वास्त पेश किया। उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। कौन सी धारा लगाई? इसमें 148, 49, 323, 506 IPC 427 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। कितनी चोट लगी है इनको? 3 चोटें लगी हुई हैं, दोनों को MLR के मुताबिक ब्लंट चोटें हैं तीनों। नशे का ही बताया जा रहा है कि इलाके में नशा बिकता है। इस बारे में जांच करेंगे, इसमें कोई बात हुई सामने। वहीं चरखी दादरी में 3 दिवसीय 5वीं जूनियर और सब जूनियर राकबाल नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। चरखी दादरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गोदारा ने चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। 5वीं जूनियर और सब जूनियर राकबाल चैंपियनशिप में हरियाणा सहित कई प्रदेशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर पॉप सिंगर MD ने अपने गानों के माध्यम से सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि चरखी दादरी में नेशनल स्तर की राकबाल चैंपियनशिप का होना बहुत ही गौरव की बात है। गोदारा ने सभी खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। और प्रशासन के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे जिले में नेशनल रॉकबॉल जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये हमारे दादरी के अपने शहर में हो रहा है। तो मैं नेशनल फेडरेशन को, नेशनल एसोसिएशन जो रॉकबॉल की, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दादरी को चूज़ किया। और हमारे प्रधान है जो सुनील एडवोकेट जी, इन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और सभी प्लेयर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और दादरी जिले में जो स्पोर्ट्स का जो माहौल बना है वो जनता ने बनाया है, तो जनता का भी बहुत सहयोग है। तो पूरी दादरी की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नया गेम है, क्या कहेंगे? गेम है, आई रियली एंजॉयड इट। मुझे जाना थोड़ा जल्दी है कि जाना है, तो पूरा देखता गेम को। और ऑब्वियसली हमें नई चीज़ इन्वेंट करते रहना चाहिए। लाइफ है, इवॉल्व करती है, चलते रहना चाहिए। और एवोल्यूशन चेंज का भी स्वागत। अंबाला के एक्स पुलिस ऑफिसर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह एक मासिक मीटिंग है जिसमें रिटायर्ड कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि मीटिंग करने का मुख्य उद्देश्य सरकार के सामने उनकी मांग रखना है। एसोसिएशन के प्रधान अश्विनी कुमार ने बताया कि यह मीटिंग पिछले 4 साल से चल रही है। उनकी मांग है पंजाब और हिमाचल की तरह पेंशन दी जाए। हमारी मासिक मीटिंग होती है जिसमें हमारे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी जो समस्या होती है, पारिवारिक हो चाहे उसकी अपनी हो चाहे महकमे से संबंधित हो, उनके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। 4 साल से करीब चल रही है ये। इसमें जो हमारी डिमांड है लंबी, जैसे हिमाचल और पंजाब में ना 65, 70, 75 और 80 पे 5-5% दिया जाता है। और हरियाणा के अंदर ये 20%, 80 जब उम्र पूरी होता है जब मिलता है। आपकी जो है ना मतलब 80 तक कोई
कर्मचारी पहुंचता नहीं, इसलिए हमारी ये मांग है कि 65, 70, 75 और 80 पे 5% करके पंजाब हिमाचल की तरफ। हरियाणा के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग ने पलवल के बेड़े में एक नई हाई प्रेशर की गाड़ी शामिल कर दी है, जिसका पलवल के विधायक दीपक मंगला ने शुभारंभ किया। इसी के साथ अब पलवल के दमकल विभाग में 7 गाड़ियां हो चुकी है। पलवल विधायक दीपक मंगला ने इस दौरान कहा कि इस समय फसल कटाई का समय चल रहा है। इस दौरान अक्सर किसानों के खेतों में आग लग जाती है। निश्चित तौर पर इस गाड़ी के आने से अब जल्द ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। हाई प्रेशर के चलते पानी की बचत होगी। इसके लिए विधायक ने प्रदेश के सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद दिया। ये स्पेशल वाटर मिस्ट गाड़ी है। इसकी कैपेसिटी 2000 लीटर है और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ना मल्टीपर्पज़ है। कोई भी इलेक्ट्रिक फायर पे उस पर सब जगह काम करती है। हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी की गाड़ी है। जहां हमारी ऑर्डिनरी गाड़ी 2000 लीटर पानी जो है ना 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो ये 8 और 10 मिनट तक चलती है। हाई प्रेशर गाड़ी है। पहले कितनी गाड़ियां थी दमकल विभाग के पास? 6 गाड़ियां पलवल में हमारे पास में। 7वीं गाड़ी ये आई है पलवल में। तो कोई लागत वगैरह गाड़ी की कितने लागत इसमें 12.5 लाख रुपए फैब्रिकेशन पे खर्चा आया और 12 लाख करीब के चेसिस है। कुछ ये भी खूबी बताई जा रही है कि गलियों में जाएगी तो छोटी गाड़ी पहले, और जो पहले छोटी गाड़ी गलियों में चली जाएगी। ये पहले बड़ी गाड़ी नहीं जाती थी, पर शहर के लिए अभी भी प्रॉब्लम है। एक शहर बहुत कंजेस्टेड एरिया है। हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमारे पलवल में आई है और ऐसे समय में आई है क्योंकि अभी फसल की कटाई होने जा रही है। कुछ जगह तो शायद शुरू भी होगी, तो ऐसे में जंगलों में आग लग जाती है। तो हमारे यहाँ पर और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेज दी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ। आज ये फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी आज यहाँ समर्पित। हरियाणा सरकार के सरकारी पदों में खिलाड़ियों का कोटा समाप्त करने पर खिलाड़ियों ने नाराजगी व्यक्त की। चरखी दादरी में खिलाड़ियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार खिलाड़ियों के लिए अनेक वादे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं किया जा रहा। वर्तमान सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों का कोटा समाप्त कर दिया, जिसका सभी खिलाड़ियों में भारी रोष है। खिलाड़ियों ने मांग करते हुए कहा कि सभी प्रकार की नौकरियों में खिलाड़ियों को स्पेशल कोटा दिया जाए। में रिजर्वेशन था हर नौकरी में, सरकारी नौकरी में, तो उससे क्या था, एक स्पोर्ट्समैन को एक मतलब मोटिवेशन मिलता था कि भाई अच्छी मेहनत करूंगा तो जॉब सिक्योर होगी, आगे लाइफ सिक्योर होगी। मेहनत तो अभी भी वही है। हर तरह से महंगाई बढ़ गई, स्पोर्ट्समैन के लिए डिफिकल्टी बढ़ गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो उसका रिजल्ट मिलना है उसके बाद वो रिजल्ट घटा दिया, जो 3% से सीधा 4th ग्रुप पे ले दिया। 4th ग्रुप में तो कोई भी वो मतलब नॉर्मल 8th या 10th करके भी एक बंदा पीएन की या चपरासी की नौकरी ले सकता है। लेकिन जो उसको ए ग्रुप की, बी ग्रुप की, इनकी ऑफिसर लाइन की मिलनी थी, जो मेहनत करे जिसके लिए, वो नहीं मिल रही। तो सरकार ऐसा भेदभाव अब क्यों कर रही है? जब पहले मेहनत कर रहा था बंदा, तो मेहनत तो अभी भी कर रहा है। मैं खुद यहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ, बच्चे पूरे जी जान लगा के 3-4 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम को कर रहे हैं ट्रेनिंग। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? फायदा क्या फिर ऐसा मेहनत करने का? कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को आगे भविष्य में उतारेगा ऐसे स्पोर्ट्स के लिए? जिसे चपरासी बनना है, सीधा कहेंगे भाई थोड़ा बहुत पढ़ ले, कुछ क्लर्क तो बन जाएगा चपरासी से। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।